हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे, पढ़ाई कंटिन्यू रखे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम देखेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 56। इस सेट में कुल 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं जो करंट अफेयर और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। तो चलिए आज का हम सीरीज देखते हैं। उससे पहले हम कुछ यहाँ पे चंद लाइनें लिखी हुई हैं, इसका मतलब समझ लेते हैं। होता क्या है कि हमें लगता है कि सामने वाला बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमने जो पढ़ाई किया था और उसने जो पढ़ाई किया था दोनों के बीच का डिफरेंट क्या है। ये डिफरेंस समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन। जब तक खुद का मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपकी जो पढ़ाई रही है वो किस स्तर की रही है। आप उसके माध्यम से सामने वाले से ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए। जैसे कि आप मेंस का आंसर राइटिंग कीजिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस लगाइए, सी सेट लगाइए, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस किस लेवल का है। आप डेली बाय डेली कीजिए, हर टॉपिक को कवर कीजिए, फिर उसके बाद उसका टेस्ट लगाइए। इससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि आपका जो स्टडी लेवल है वो कैसा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सक्रिय बने रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर उष्ण जल और आर्द्र हवाओं से प्राप्त होता है। कथन दो कह रहा है, पिछले कुछ वर्षों में अरब सागर के ऊपर उष्ण जल और आर्द्र हवाओं के कारण बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक संख्या में चक्रवात विकसित हो रहे हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। अगर देखिए हम पहले कथन में देखें तो किसी भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को सक्रिय बने रहने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर उष्ण जल और आर्द्र हवाओं से प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल सही हो गया पहला कथन। दूसरा कथन देखें, अरब सागर के ऊपर उष्ण जल और आर्द्र हवाओं के कारण बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक संख्या में चक्रवात आते हैं। ये कहना तो गलत है। देखिए वर्तमान में अनेकों अध्ययन में पाया गया है कि अरब सागर का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे वार्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल की खाड़ी का में कम चक्रवात आने लगे हैं और अरब सागर में ज़्यादा। देखिए आज भी अगर 5 चक्रवात आते हैं तो उनमें से 4 बंगाल की खाड़ी से संबंधित होते हैं। इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में ज़्यादा गर्म है। क्यों गर्म है ये आप बताइए, सोचिए क्यों गर्म है। इसमें जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए छोटा क्षेत्रफल है उसका, तो उसका जल स्तर जल्दी गर्म होगा। आपको पता होगा कि जल स्तर अगर देखा जाए बड़े एक खुले हुआ हो, मतलब पूरा खुला हो, तो करंट ओशियनिक करंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो हीट को इधर उधर रिलीज करती रहती हैं, शिफ्ट करती हैं, बैलेंस बनाती हैं। लेकिन ये छोटा है बंगाल की खाड़ी ना, तो इसका आकार छोटा है, इसलिए वार्म है इसकी तुलना में, अरब सागर की तुलना में, तो इसलिए ज़्यादा चक्रवात वहाँ आते हैं। और भी बहुत सारे रीजन हैं, ये कोई एकमात्र रीजन नहीं है। ये जिन लोगों ने लगाया था उनका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, पेटेंट एक आविष्कारशील उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण, उपयोग करने और बेचने के लिए राज्य द्वारा प्रदान एक विशेष अधिकार होता है। कथन दो कह रहा है कि पेटेंट कानून को आमतौर पर इस आधार पर उचित ठहराया जाता है कि लोगों के पास अपने अधिकारों पर नियंत्रण का दावा करने का एक प्राकृतिक और नैतिक अधिकार है। तो बताइए कौन सा कथन सही है पेटेंट के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया था बिल्कुल करेक्ट है, सी इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पेटेंट एक आविष्कारशील उत्पाद प्रक्रिया के निर्माण, उपयोग करने और बेचने के लिए राज्य द्वारा प्रदान एक विशेष अधिकार होता है। पेटेंट कानून को आमतौर पर 3 अलग अलग आधारों पर उचित ठहराया जाता है। वो कौन कौन से आधार हैं? अगर हम पहले आधार की बात करें तो लोगों को अपने आविष्कार पर नियंत्रण का दावा करने का प्राकृतिक और नैतिक अधिकार होता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे समझें तो उपयोगितावादी आधार पर कि अनन्य लाइसेंसिंग आविष्कार को बढ़ावा देते हैं, इसीलिए यह समग्र रूप से समाज को लाभान्वित करता है। देखिए अगर होता क्या है, आविष्कार इससे होगा लाइसेंस, अनिवार्य लाइसेंसिंग, अनन्य लाइसेंसिंग के जो होता है अल्टीमेट अधिकार दे दिया जाता है किसी कंपनी को जिसने रिसर्च किया है, उसको क्या होगा, वो और ज़्यादा प्रोत्साहित होगा क्या करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए। तीसरी बात देखें तो व्यक्तियों को उनके श्रम और योग्यता का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत किया होता है और काफ़ी योग्य भी होते हैं, तो इसलिए उनको लाभ मिलना चाहिए इसका। कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए परिश्रम करता है तो उसे परिश्रम और वस्तु अविभाज्य होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको किसी और को पार्टनरशिप दे दिया जाए, जिसने मेहनत किया उसको मिलना चाहिए उसका अधिकार। तो इसलिए 3 स्तरों पर दिया जाता है, उचित ठहराया जाता है। 3 कारण हैं जिनके आधार पर उचित ठहराया जाता है किसको, पेटेंट को। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइफाई प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया हुआ है, लाइफाई एक वायरलेस तकनीक है जो प्रति सेकंड टेरा बीट्स गति पर डेटा संचारित करने के लिए उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। कथन दो कह रहा है, लाइफाई जल के अंदर काम कर सकती है और वाईफाई पूरी तरह से विफल हो जाती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा।
देखिए होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चन को हम अगर जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो हमसे मिस्टेक हो जाती है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखते हुए समझते हुए चलते हैं तो नहीं होती है। जैसे कि पहले कथन में दिया हुआ, यह एक वायरलेस तकनीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही हो गया। प्रति सेकंड में 13 बिट गति प्रदान करेगा, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है, उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि लाइट का उपयोग करता है ये, न कि आवृत्ति का उपयोग करता है। दूसरा चीज़ देखें यहाँ पे, वाईफाई जल के अंदर काम कर सकती है जबकि वाईफाई पूरी तरह विफल रहती है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वाईफाई जल के अंदर नहीं काम करता है जबकि वाईफाई करता है। तो आप बस सोचिए इसकी वजह से अगर नेवी में इसकी जरूरत पड़ी तो नेवी इसका यूटिलाइजेशन कर सकती है कि नहीं, बिल्कुल कर सकती है वाईफाई की नेवी। तो इसलिए हमारा दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत हो गया। जिन लोगों ने बी लगाया उनका सही आंसर है बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी तरह से विफल है वाईफाई जल के अंदर काम करने में, जबकि वाईफाई सफल है, काम कर सकती है, जिससे नौवहन के संचालन में सहायता मिलेगी और वहाँ पे भी इसका यूज किया जा सकता है इंटरनेट का। बाकी सारी बातें वही हैं। 100 गुना तेज वाईफाई से 100 गुना ज़्यादा तेज काम करता है वाईफाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकारों पर अभिसमय, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट लाएंगे। जैसे कि हम चाइल्ड लेबर पे अगर बात करते हैं, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं तो क्या करेंगे, चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, अगर हम बाल अधिकार पर अभिसमय कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड के बारे में नहीं डिस्कस करते तो ये अधूरा हो जाएगा हमारा उत्तर। इसलिए हमको इस सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर पहले कथन के बारे में देखें, यह कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है जो प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार को स्थापित करती है। दूसरा चीज़ के देखें यहाँ पे, दूसरा कथन, सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि वह बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके संपूर्ण विकास को बढ़ावा दें। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी अभिसमय है, या फिर सरकारों के लिए यह जरूरी है कि बुनियादी जरूरतों को और संपूर्ण विकास को बढ़ावा दें? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही काम किया, सी करेक्ट आंसर इसका। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय है। यहाँ बाध्यकारी शब्द याद रखिएगा, जो प्रत्येक बच्चे के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, क्षमता कुछ भी हो, सबके अधिकारों को सुनिश्चित करता है। अभिसमय की शर्तों के तहत सरकार के लिए आवश्यक है कि वो बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे और उसके संपूर्ण विकास को बढ़ावा दे। अगला देखें यहाँ पे, तो बाल अधिकारों पर अभिसमय सभी सार्वजनिक और निजी अभिकर्ताओं से उनकी विकासात्मक गतिविधियों और सेवाओं के प्रावधान के तहत बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करने को आग्रह करता है। कौन सा? एक कन्वेंशन। चलिए अगला क्वेश्चन, और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसके प्रभाव ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं भारत में और पूरे विश्व में भी देखने के लिए इसके प्रभाव ज़्यादा मिल रहे हैं। रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न होते हैं, आपको ये बताना है। AMR रोगाणु रोधी दवाओं के दुरुपयोग से। 2 कृषि में रोगाणु रोधी दवाओं का अनुचित प्रयोग। 3 पर्यावरण में बड़ी मात्रा में सक्रिय रोगाणु रोधी निस्सरण के कारण फार्मास्यूटिकल निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण उत्पन्न होना। तो बताइए इनमें से किस कारण से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया D उनका बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है कि आप सामान्यतः देखे होंगे, माइक्रोबियल जो होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो आप मेडिसिन लेंगे तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जब उनके रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है तो वो जिस मेडिसिन को आप यूज़ करते थे उससे उनके ऊपर कोई खास प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, वो काफ़ी डेंजरस हो जाएंगे। इसके साथ साथ उनका स्प्रेड जो होता है, फैलने की दर होती है वो भी बढ़ जाता है, मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है और अनेक प्रकार के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं बॉडी में। इसलिए ये काफ़ी डेंजरस है। देखिए इसके प्रसार किस तरीके से हो सकते हैं, हम छोटी सी बीमारी होती है जा करके तुरंत एंटीबायोटिक ले लेते हैं, लेकिन हम उसके प्रभाव को तो नहीं, मतलब तुरंत का तत्काल का तो रिलीफ मिल जाए ये सोच करके हम ले लेते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव होगा हमारे बॉडी पे हम ये नहीं सोच पाते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है बॉडी में, तो फिर उससे हाई लेवल की दवा की जरूरत पड़ती है और एक समय बाद वो भी नहीं काम करता है तो फिर उससे हाई लेवल की, तो हमारे वहाँ टीबी का मामला जो है काफ़ी जटिल होता जा रहा है, इसीलिए क्योंकि टीबी का लेवल धीरे 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 इंक्रीज चला जा रहा है और हाई हो जा रहा है और फिर मोर्टेलिटी रेट बढ़ जा रही है। तो रोगाणु रोधी दवाएं कई कारणों से उत्पन्न होती हैं। रोगाणु रोधी प्रतिरोध जो होता है, सॉरी हमने दवा बोल दिया, रोगाणु प्रतिरोध जो होता है वो कई कारणों से उत्पन्न होता है, जैसे कि दवाओं का गलत उपयोग करना, कृषि में अनुचित उपयोग, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में सक्रिय रोगाणु रोधी निस्तारण से, मतलब पर्यावरण में से दवाएं फेंक देना, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन तो भी हो जाता है। फार्मास्यूटिकल निर्माण स्थलों के आसपास संदूषण फैल जाने से, इससे भी होता है। या फिर जो जीव होते हैं, मतलब जो घर में पाले हुए रहते हैं गाय भैंस, उनको देने से भी ये समस्या होती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए हमारे अंदर, क्योंकि हम जब उनके मिल्क पीते हैं, मांस खाते हैं,
तो हमारे यहाँ बॉडी में भी उसका कुछ ना कुछ पार्ट रह जाता है बायोमैग्निफिकेशन के माध्यम से। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जैव विविधता शब्द को समाजशास्त्री एडवर्ड विल्सन ने लोकप्रिय बनाया। कथन 2 है, प्रजाति विविधता का अर्थ है एक प्रजाति अपनी वितरण सीमा पर आनुवंशिक स्तर पर उच्च विविधता प्रदर्शित कर सकती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में? जैव विविधता के संबंध में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जैव विविधता शब्द को समाजशास्त्री एडवर्ड विल्सन ने लोकप्रिय बनाया, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरी बात देखें तो प्रजाति विविधता का अर्थ है एक प्रजाति अपने स्तर पर, अपनी वितरण सीमा आनुवंशिक स्तर पर नहीं होता है, यहाँ पे प्रजातीय स्तर पर होता है, इसलिए दूसरा हमारा गलत हो गया। ए इसका करेक्ट आंसर। जिन लोगों ने ए लगाया था उनका बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे 3 श्रेणियों में देख सकते हैं जिनको विविधता को हम जिसके आधार पर देखते हैं। देखिए पहला है जो समाजशास्त्री जीव विज्ञानी एडवर्ड विल्सन ने इसको मतलब फेमस किया था, इसको लोकप्रिय बनाया था। दूसरा अगर जेनेटिकली डाइवर्सिटी देखें तो वो प्रजातियाँ जो अपनी विचरण सीमा, मतलब छोड़िए इतना डिटेल हम नहीं समझेंगे, बस आसानी भाषा में समझिए। आसान भाषा में एक ही प्रजाति है लेकिन वो 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं, दोनों अलग अलग, दोनों एडॉप्टेशन के लिए अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाएंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक डाइवर्सिटी। मतलब दोनों के जितनी ज़्यादा आनुवंशिक डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो उनके सर्वाइवल का रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जितनी कम होगी उतने सर्वाइवल रेट उनका कम होता चला जाएगा। तो ये एडॉप्टेशन के लिए अपनाते हैं, इस चीज़ को कहते हैं। जैसे कि हिमालय श्रेणी में उगने वाले औषधि पौधे और अन्य चीज़ों को ले सकते हैं। यहाँ पे बस इतना आप समझ गए होंगे तो ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देख सकते हैं। प्रजाति विविधता की बात करें तो प्रजाति विविधता में क्या होता है कि एक ही जो प्रजातियाँ हैं एक बड़े क्षेत्र में कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती, कितनी ज़्यादा, उसको हम कहते हैं। मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का ले सकते हैं, तो यहाँ प्रजाति विविधता पश्चिमी घाट में ज़्यादा है पूर्वी घाट की तुलना में। तो एक क्षेत्र की प्रजातियों को लेकर के, कुल प्रजातियों की संख्या को लेकर के हम करते हैं प्रजाति विविधता। कितनी ज़्यादा प्रजातियाँ हैं, जितनी ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी उनके क्या होगा? खाद्य जाल उतना जटिल होगा, आसान होगा? बताइए, ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी तो खाद्य जाल जटिल होता चला जाएगा। जितना जटिल खाद्य जाल होगा उतनी ज़्यादा उनके सर्वाइवल का दर बढ़ जाएगा। पारिस्थितिक विविधता देखें, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए इसका उद्देश्य मतलब ये है, पारिस्थितिक विविधता, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में कितनी विविधता पाई जा रही है। आपको पता होगा कि अगर पोल से आप इक्वेटर की तरफ आएंगे तो क्या होगा? डाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी? जाहिर सी बात है डाइवर्सिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। और इसके साथ साथ अब पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? डाइवर्सिटी घटेगी। क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ समस्याएं जटिल होती जाती हैं और जनसंख्या उनके विकास की दर घट जाती है, जिसकी वजह से डाइवर्सिटी कम होती है और उनमें सिमिलरिटी आने लगती है, क्योंकि एक ही तरह के जीव दिखेंगे जो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। अब जब पोल पे जाएंगे तो पोल पे लगभग सिमिलर प्रजातियाँ दिखेंगी जो ठंडे मौसम में सर्वाइव कर सकती हैं। तो पारिस्थितिकी डाइवर्सिटी ये चीज़ होती है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कितनी विविधता है। जैसे कि पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर भारत के उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, मरुस्थल वन, मैंग्रोव वन, परवाल भित्तियाँ, आर्द्र भूमि, एस्चुरी, अल्पाइन वन, घास के मैदान, इनमें सब में क्या होता है? अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र में डाइवर्सिटी अलग अलग डिफरेंट जब तुलना की जाती है इनको तो पारिस्थितिक विविधता देखते हैं इसके हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, यह आमतौर पर एक प्रजाति के जीव का समूह होता है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक परिभाषित क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। कथन 2 कह रहा है कि ज़्यादातर मामलों में समुदाय का नाम प्रमुख पौधों के प्रजाति के नाम पर रखा जाता है। तो बताइए कौन सा इसमें से कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अगर पहले कथन में देखें, यह आमतौर पर एक प्रजाति के जीवों का समूह होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक प्रजाति भी हो सकती है, एक से अधिक प्रजातियाँ भी हो सकती हैं, इसलिए ये चीज़ गलत हो गया। समुदाय की बात करेंगे तो एक प्रजाति या एक से अधिक प्रजाति हो सकते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मतलब मानव समाज के बारे में बात करते हैं, मानव समाज में कोई जरूरी नहीं है मानव के साथ एक ही प्रजाति रहे, अलग प्रजातियाँ भी हो सकती हैं। या फिर मान लेते हैं जीव की बात करते हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं कुत्ता ही बस रहे, कुत्ते के साथ साथ अन्य भी प्रजातियाँ हो सकती हैं। तो एक से अधिक समुदाय होता है तो एक से अधिक प्रजातियाँ उसमें मिल सकती है, या एक ही तरह की प्रजाति हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि मतलब एक ही कंपलसरी रहे, ये जरूरी नहीं है। यह एक विशिष्ट समय के दौरान परिभाषित क्षेत्र में वृद्धि करते हैं, तो ये तो ठीक है। दूसरा चीज़ देखें, ज़्यादातर मामलों में समुदाय के जो प्रमुख होता है उसी का नाम होता है, उसके मतलब समुदाय का नाम उसी के प्रमुख के नाम पे होता है। जैसे कि पौधों में, अगर पौधों की बात करें तो आम तुरंत नाम आ जाता है आपके दिमाग में, जहन में, क्योंकि प्रमुख हो जाता है हमारे देखने में। तो ऐसे में जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही है, इसका बी करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जनसंख्या आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह होता है जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक परिभाषित क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे सेकंड तो हमने देख लिया था, लेकिन कोई एक ही प्रजाति हो या एक से अधिक हो सकती है। जैसे समुदाय की बात करें, जनसंख्या का वो परिभाषा हो रहा था, लेकिन अगर समुदाय की बात करें, ज़्यादातर मामलों में समुदाय का जो प्रमुख होता है उसी के नाम पर उस समुदाय को रखा जाता है नाम। एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या, उनकी आबादी का आकार भिन्न भिन्न होता है। एक समुदाय में कई प्रजातियाँ, एक प्रजाति या कई प्रजातियाँ हो सकती हैं।
पर्यावरण कारक समुदाय की विशेषता के साथ साथ समुदाय के सदस्यों के संगठन के पैटर्न निर्धारित होते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कथन कि पर्यावरण के कारक जो होते हैं उनकी विशेषताओं को भी वो स्थापित करते हैं। जैसे कि हिमालय रीजन में कुछ अलग उनकी भौगोलिक मतलब शारीरिक संरचना होगी और डेजर्ट रीजन में अलग होगी। तो यही यहाँ पे कह रहा है पर्यावरणिक कारक जो होते हैं उस समुदाय की संगठन और पैटर्न को निर्धारित करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संख्या पिरामिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि यह विभिन्न स्तर के प्राथमिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या? संख्या पिरामिड। कथन दो कह रहा है कि तालाब के पारितंत्र में संख्या पिरामिड उल्टा पाया जाता है। कथन तीन कह रहा है कि संख्या पिरामिड इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों का के आकार की गणना की जा रही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है संख्या पिरामिड के संबंध में। अगर आपने संख्या पिरामिड पढ़ा है सही से तो आप बहुत इजीली इसको एलिमिनेट करके आंसर लगा पाएंगे। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने सी लगाया बिल्कुल सही है। अगर पहले कथन में देखें तो यह विभिन्न स्तरों में के प्राथमिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच के संबंध को दर्शाता है संख्या पिरामिड, तो बिल्कुल सही है। संख्या पिरामिड इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों के आकार की गणना की जा रही है, ये बिल्कुल सही है। अगर दूसरा देखें तो यहाँ उल्टा जो शब्द बोला था उल्टा नहीं होता, दोनों में सीधा होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे संख्या पिरामिड देख सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हुआ है, एक यहाँ पे तालाब का लिया है ग्रासलैंड का, यहाँ पे ग्रासलैंड हो गया और एक तालाब हो गया, तो तालाब का यहाँ पे ग्रासलैंड के यहाँ पे दोनों में संख्या पिरामिड सीधा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो संख्या पिरामिड यह विभिन्न स्तर के प्राथमिक उत्पादकों और उपभोक्ताओं की संख्या के बीच संबंध को दर्शाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के से संबंध विभिन्न प्रजातियों की सदस्यों की संख्या के कुल एक ग्राफिक के रूप में प्रदर्शित करता है। अगर दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें तो संख्या पिरामिड इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता है कि पोषण स्तर पर जीवों की संख्या भिन्न भिन्न है। जैसे कि कुछ पोषक तत्व, कुछ जीव ऐसे होंगे जिनमें पोषक तत्व ज़्यादा पाया जाएगा, कुछ कम पाया जाएगा, लेकिन ये चीज़ ध्यान में नहीं रखता संख्या पिरामिड। बस ये फैक्ट था, याद रखिएगा। चलिए आज का नौवां लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया भर में मौजूद जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक दिया है, दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70% से अधिक पौधे हैं। क्या पौधे हैं? आप सोच के बताइए। जानवरों में कीट सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध वर्गीकरण समूह है जो कुल विविधता का 70% से अधिक है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? दुनिया भर में मौजूद जैव विविधता के संबंध में कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने अगर इसमें पहले को एलिमिनेट किया है, दर्ज की गई सभी प्रजातियों में 70% से अधिक पौधों की प्रजाति, तो बिल्कुल गलत है, पौधों की नहीं है, जीवों की है। दूसरा चीज़ है जानवरों में कीट सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध वर्ग समूह है। जो कीट हैं वो सबसे अधिक समृद्ध समूह है जो कुल विविधता का 70% से अधिक है। देखिए होता क्या है कि जीवों का 70% टोटल प्रजातियों में से, उसमें से भी 70% कौन से हैं? कीट हैं। कीटों की प्रजाति सबसे ज़्यादा समृद्ध है। अगर हम ये कहें कि 10 जीव हैं तो उनमें से 7 कीट होंगे। समझ रहे हैं? 70% कीट ही हैं। तो ऐसे में हमारा सही आंसर निकलता है बी, क्योंकि पहला गलत था। पहला जो कह रहा था कि पौधों की है तो गलत है, पौधों की नहीं है, कीटों की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए दर्ज की गई सभी प्रजातियों में 70% से अधिक जानवर हैं और जबकि पौधों की प्रजातियाँ कितनी है? केवल 22% है, उनकी 22% से अधिक नहीं है। जानवरों में कीट सबसे अधिक समृद्ध हैं जो कुल विविधता का 70% है। 70% तो यहाँ पे जानवर हैं, लेकिन उनमें से 70% में से भी 70% कौन है? कीट हैं, जो 10 जानवर में से 7 कीट ही हैं। चलिए आज का और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्स्थानीय संरक्षण विधि है? मतलब एक्स सीटू संरक्षण विधि है। तो आपको ये बताना है। एक्स सीटू और इन सीटू का मतलब तो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, पवित्र उद्यान और वन्यजीव सफारी पार्क। तो बताइए इनमें से एक्स सीटू संरक्षण विधियाँ कौन सी हैं? अगर आप जानते हैं तो 1 मिनट में इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं जानते तो आप फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आपको पवित्र रूपों के बारे में पता है? देखिए यहाँ पे वो वृक्ष पाए जाते हैं जिनको सामान्यतः पौराणिक रूप से पूजा पाठ किया जाता है। इनका माना जाता है कि इनका भगवान यहाँ पे रहते हैं, कोई सी देवी देवता का वास वहाँ होता है, तो इसलिए वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं लोग, सामुदायिक रूप से उसको संरक्षित किया जाता है। तो ये तो नेचुरली हो गया, इन सीटू हो गया। अब देखिए वनस्पति उद्यान, अब बॉटनिकल गार्डन देखे होंगे, प्राणी उद्यान और वन्यजीव सफारी पार्क 1, 2 और 4, 1, 2, 4 डी में है। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये दोनों एक्स सीटू, तीनों एक्स सीटू है, जबकि पवित्र रूपों क्या है? इन सीटू है। इन सीटू एक्स सीटू का मतलब समझिए। देखिए एक्स सीटू में क्या होता है? एक्स सीटू और इन सीटू,
इन सीटू में क्या होता है, इन सीटू जहाँ पे वो जीव रह रहा है, जिस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहा है वहीं पे उसको संरक्षण देना, उसको उठा के दूसरे संरक्षित ना करना। एक्स सीटू में क्या होता है, वो प्रजाति विलुप्त होने वाली है तो उसको उठा करके संरक्षित करना, उसकी संख्या ताकि बची रहे, वल्नरेबल मतलब ना रहे, क्रिटिकल इंडेंजर ना रहे, वो विलुप्त ना हो, एक्सटेंड ना कर जाए, इसलिए उसको संरक्षण दिया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करें एक्स सीटू में तो प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्यजीव सफारी पार्क, ये सभी आते हैं एक्स सीटू में। इन सीटू की बात किया जाए तो पवित्र उपवन या फिर नेशनल पार्क, ये सभी कौन से इन सीटू है, क्योंकि उनके भौगोलिक क्षेत्र में ही जहाँ वो जीव रहते हैं उन्हें वहीं संरक्षण दिया जा रहा है। तो ये इन सीटू एक्स सीटू में डिफरेंस था। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आज के सेट में आपने जितने भी परफॉर्म किए, जितने भी क्वेश्चन सही किए, उसको जरूर बताइएगा। आज का सेट देखने के लिए धन्यवाद।